Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start with the topic integration. Indefinite integration. ये जो टॉपिक है हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर 2 का। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लिया, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर हो गया। अब जो थर्ड टॉपिक हम लोग को पढ़ना हुआ है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक जो है दो पार्ट में डिवाइड है। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद वाला चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये इंडेफिनिट और डेफिनेट दो चैप्टर हो जाएंगे और ये दोनों चैप्टर जो हैं अगर हम लोग एक्चुअल में देखेंगे तो एक ही चैप्टर है, इंटीग्रेशन के अंदर ही आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके जितने भी जो टाइप्स हमको पढ़ने हैं ये टोटल यूज होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है 70-80 पार्ट किस पे डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो समझ लो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छे से हो गया। तो आपको हो जाएगा क्या, इंडेफिनेट, डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा एक के साथ में आपका एक चैप्टर की पूरा सीरीज बन जाएगी। तो बड़े टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव्स। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स, या इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव्स भी इसका नाम है, प्रिमिटिव भी नाम है। अब एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया, इससे थोड़ा हमको और थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया कि ये डेरिवेटिव्स का उल्टा है। एंटी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हम लोग एक फंक्शन को टुकड़े करते हैं, बाइफरकेट करते जाते हैं, सेपरेट करते जाते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या करना है, उसका उल्टा, मतलब हमको समेशन करना है, ऐड करते हुए जाना है और ऐड करके जाने क्या करना है, उसको एक नया फंक्शन बना देना है। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन अगर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। यानी इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। जब हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और लिखते हैं ना तो साथ में हम लोग इसको प्लस सी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस सी। तो हम लोग बोलेंगे कि वेयर सी इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या है उसको समझेंगे। पहले ये चीज समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स अगर हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स, ये डीएक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट, मतलब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्टिव में कर रहे हैं। जैसे हम लोग डेरिवेटिव लेते थे तो हम लोग लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको पढ़ते थे डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब ये था कि हम ये f of x को x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वैसे जब हम लोग ये dx लिख रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग g of x को इंटीग्रेट कर रहे हैं किससे, विद रिस्पेक्ट टू x से। तो ये जो dx है ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा वेरिएबल कौन है। अगर यहाँ dx है तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, x है। और हम लोग इंटीग्रेशन को जो पर्टिकुलर वेरिएबल लेंगे वो कौन सा लेंगे, x को लेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, x भी है y भी है और यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग y को कांस्टेंट मानेंगे। y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे और x को डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर देंगे इधर पे। जैसे इधर पे कैसा होता था कि y और x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग y को चेन रूल लेते थे और dy बाई dx लिखते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन हमको ऐसा दिया हुआ है कि x y dx दिया हुआ है तो ये जो dx है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो y को कांस्टेंट मानेंगे, y को बाहर रख देंगे इधर में और हम लोग x dx यानी x का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो ये चीज हमको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर dx जो भी रहेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि dx है तो x वेरिएबल है, dy है तो y वेरिएबल है, dt है तो t वेरिएबल है, d थीटा है तो थीटा वेरिएबल है और उसके हिसाब से हमको डिफरेंशिएट करना है।
अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की। अब देखो जैसे इधर पे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब एक फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब अगर इसको मैं लिखूंगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ये क्या आएगा, तो भी आएगा 2x क्योंकि 5 भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब अगर सपोज करो मैं डेफिनेशन देखता हूं तो मेरा डेफिनेशन ये है कि f of x इक्वल टू क्या आ रहा है, इधर पे g of x आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ g of x क्या होगा, f of x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ g of x इक्वल टू मैंने f of x रख दिया। अब ये f of x रखने में अगर मैं c नहीं लेता हूं तो मेरे लिए गड़बड़ क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मैं क्या लिखूं इधर पे। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x मेरे लिए x स्क्वायर भी है, मेरे लिए x स्क्वायर प्लस 2 भी है, मेरे लिए x स्क्वायर प्लस 5 भी है, और इस तरह से कोई भी कांस्टेंट मैं 2 5 की जगह पे और भी कांस्टेंट ले सकता हूं। तो यहाँ पर मुझे 2x का इंटीग्रेशन लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, या समझ ही नहीं आएगा कि मैं लिखूं क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं। अब ये जो c है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर तो सब में कॉमन है जिसका आंसर 2x आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो इधर पे आ रहा है कांस्टेंट की वजह से, कि यहाँ 2 है यहाँ 5 है, जो भी कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव उसको कांस्टेंट में क्या करता है 0 बना दे रहा है, फिर डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है 0। जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा कि कौन सा कांस्टेंट था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं c ले लेते हैं। तो अब ये c अगर हम लोग बोलेंगे ये 2x पहले वाले का है तो मेरे लिए c 0 होगा, अगर ये 2x दूसरे वाले का है तो मेरे लिए c 2 होगा, अगर ये 2x तीसरे वाले का तो मेरे लिए c 5 होगा। इस तरह से ये कांस्टेंट का काम हो जाता है, रोल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेटिंग जब भी इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए, हमको c लिखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज इस c से हमको ये पता चलता है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये कैसा इंटीग्रेशन है, एक टाइप का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, एंड इट शोज द फैमिली ऑफ द फंक्शन, पूरी एक फंक्शन की फैमिली को शो करता है। जैसे हम इसी की एग्जांपल अगर मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले रहा हूं कि ये y इक्वल टू 2x y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो मेरा ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये y इक्वल टू x स्क्वायर जो ग्राफ है, अगर मैं बोलूंगा +2 है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर आ जाएगा, और बोलूंगा +5 तो 5 यूनिट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ जो बढ़ते जा रहा है, ये जो ग्राफ यहाँ पर हमारे पास में मिल रहा है, हमारे पास में ये जो ग्राफ x स्क्वायर प्लस 2 का, x स्क्वायर प्लस ये 5 का, ये 2 का, तो ये जो ग्राफ है ये सब हमको एक 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 करके पूरा इंटीग्रेशन में सब रिप्रेजेंट हो जा रहा है इससे, x स्क्वायर प्लस c से। आप c की जगह जो वैल्यू डालते हैं हमको ग्राफ मिलता जाएगा। तो ये इन जनरल हमको इंटीग्रेशन मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक कांसेप्ट के इंटीग्रेशन होता क्या है, उसकी साइन क्या है। अब इसको यहाँ पर चीजें कि दो फंक्शन हमारे पास में, एक है g of x और एक है f of x, है ना। हम g of x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको f of x मिल रहा है, तो हम f of x को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। f of x को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। यानी इसका आंसर आ गया, ये आंसर आने के बाद लिख रहे हैं तो इसके लिए इसको इंटीग्रल बोलते हैं, और g of x को इंटीग्रेंड बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग इस देखेंगे तो g of x को हम लोग इंटीग्रेंड बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और f of x हमारा आंसर है जो इंटीग्रेशन के बाद आ रहा है, तो हम इसको इंटीग्रल बोलेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफरेंस हमको याद रहेगा कि क्या होना चाहिए इंटीग्रेंड और इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एक बेसिक। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो 11 में हम लोग ने पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज जो है, नाउ लेट्स सी स्टैंडर्ड फॉर्मूले। हमारे पास जो इंटीग्रेशन में हम लोग ने पढ़े हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है, जो डेरिवेटिव्स में टोटल फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े हैं वही हमारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव्स का उल्टा एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जो हम लोग डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा,
sin x होगा। तो इस तरह से सब फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा कि x रेज़ टू n dx अगर हमारे पास है तो ये होगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज n प्लस 1 आ रहा है तो n कैन नॉट बी माइनस 1, के नीचे n जो है माइनस 1 नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, अगर आपको डेरिवेटिव याद होगा, याद होना क्या, याद होना ही चाहिए। हाँ, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर याद है और मालूम है तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले में हम लोगों को क्या मालूम है कि x रेज़ टू n क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1 होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1, यानी पावर कम होता है ना, n माइनस 1। यहाँ देखो क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है, तो ये उल्टा हो गया ना, और कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ऐसा। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ पे n प्लस 1 डिनोमिनेटर में अगर मैं n की जगह माइनस 1 रख दिया तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर पे डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हम लोग फिर आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके लिए n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर n माइनस 1 नहीं है तो इसका मतलब n कुछ भी हो माइनस 1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर x का स्क्वायर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर आ गया तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस c। अगर यहाँ पर x आ गया तो हम क्या लिखेंगे, x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस c। अगर रूट x आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यानी रूट x मतलब x का पावर हाफ, तो x का पावर हाफ तो क्या लिखेंगे हम लोग, x का पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कुछ भी जो पावर आ रहा है लिखते जाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो x का पावर -1 आ गया तो हम लोग ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि -1 नहीं होना चाहिए। तो -1 आ गया तो क्या होगा, तो -1 आने का मतलब क्या, x का पावर -1 मतलब 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है, log ऑफ x का। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये log x है, समझ में आ गया, प्लस c। क्या बोल देंगे इसको हम लोग कि ये log x है। तो ये हो गया अपने पास में कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू -1 आएगा, अगर -1 आएगा तो हमको 1 अपॉन x बोलेंगे, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, log x आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए x रेज़ टू n के ऊपर। अब अगर समझो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि a रेज़ टू x dx है, तो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या था, a रेज़ टू x log है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, a रेज़ टू x अपॉन log a, ठीक है ना। यानी वहां क्या था, वहां log a मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा, log a डिवाइड होगा। अब ये a रेज़ टू x है तो a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जैसे अगर कुछ भी का मतलब 2 आ गया तो आंसर में हम लोग लिखेंगे 2 रेज़ टू x log 2, ठीक है ना। फिर 5 आ गया तो 5 लिख दो, 10 आ गया तो 10 लिख दो। अब तीसरा क्या है कि अगर ये a की जगह पर्टिकुलरली e आ गया, e रेज़ टू x dx, तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा e रेज़ टू x अपॉन log e, और log e टू द बेस e कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया तो ये e रेज़ टू x आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x क्या आ जाएगा, e रेज़ टू x होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, डेरिवेटिव भी e रेज़ टू को x को चेंज नहीं कर सकता, वैसे इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं कर पाता है। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू x चलता रहेगा, ये चीज समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास x रेज़ टू n कांस्टेंट, वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट, और a रेज़ टू x यानी कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल। अब अगर कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट आता है, यानी कोई कांस्टेंट आ गया हमारे पास में, ऐसा डेरिवेटिव आ गया जो कांस्टेंट है यानी इसमें x ही नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, x नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये dx बचेगा। और डेरिवेटिव्स ऑफ dx मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव्स को, और ये इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा, क्या देगा अपने को, आंसर देगा x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या दे देगा हमको, x दे देगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अगर k है, ठीक है ना, तो मैंने k को बाहर निकाल लिया तो इधर बचा क्या मेरे पास 1 dx बचा, और इस 1 को मैंने लिखा x का पावर 0, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अच्छा, x का पावर 0 तो ये मेरा n हो गया,
और n अगर 0 है तो x का पावर क्या आएगा 0 + 1 1 और 0 + 1 1, तो x का पावर 0 है तो इधर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा kx + c। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो अगर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली उसके साथ में x जोड़ देंगे और प्लस c रहेगा। ठीक है ना। चलो आगे के फॉर्मूले देखते हैं। हम लोग डेरिवेटिव्स के इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले की। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में अगर हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x आता है तो हम क्या लिखेंगे -cos x + c लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है -sin x है, तो इसके लिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आएगा -cos x होगा। अब अगर cos x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ गया तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे sin x + c। cos x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे sin x + c। अच्छा, अब उसके बाद में अगर इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास में डेरिवेटिव में देखो क्या था sin का cos, cos का sin है ना, sin का डेरिवेटिव cos था, cos का डेरिवेटिव -sin था, ये आ गया। फिर tan का डेरिवेटिव क्या था sec² था, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sec² लिखेंगे। तो sec² का डेरिवेटिव क्या होगा तो tan x होगा, tan x + c। फिर cosec² का डेरिवेटिव क्या होगा तो cosec x का क्या था cot x का डेरिवेटिव -cosec² था, तो ये जाएगा -cot x + c। ठीक है ना। फिर उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या था sec x, उसका डेरिवेटिव था sec x tan x, तो यहाँ पे होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, ये होगा sec x + c। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या होगा, यह हो जाएगा -cosec x + c। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के हो गए जो डेरिवेटिव्स के जस्ट अपोजिट में लिखे हम लोग ने। तो sin cos पहली चीज sin cos, फिर sec² cosec² और sec x tan x cosec x cot x, दो सिंगल, दो पावर में और दो मल्टीप्लिकेशन में, ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब जैसा जैसा हम लोग ने डेरिवेटिव्स का फॉर्मूले पढ़े थे वैसे हम लोग डेरिवेटिव्स को कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, तो वैसा हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूले किसके हो गए डेरिवेटिव्स के, और भी हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े डेरिवेटिव्स के, क्या इनवर्स वाले। इनवर्स वाले क्या पढ़े हम लोग ने, यहाँ पे हमने पढ़े कि sin इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/√1 - x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² dx ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा sin इनवर्स ऑफ x + c, या फिर ये हो जाएगा -cos इनवर्स ऑफ x + c। क्योंकि आपको याद होगा और याद होना ही चाहिए कि डेरिवेटिव्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्या आता है -1/√1 - x² होता है, तो इसके लिए यहाँ माइनस आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx की, तो यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x + c और -cot इनवर्स ऑफ x + c। और अगर हम लोग इधर पे बात करेंगे 1/x√x² - 1 dx की, तो ये हो जाएगा क्या, ये किसका सेकंड इनवर्स, क्या जाएगा सेकंड इनवर्स ऑफ x + c और -cosec इनवर्स ऑफ x + c, ये आ जाएगा आपके पास में पहली बार समझ में। तो ये बेसिक्स फॉर्मूले थे हमारे पास में डेरिवेटिव्स के, जो कन्वर्ट होके भी हमारे पास किसका आ गया इंटीग्रेशन का आ गया। अब एक रूल मैं बता देता हूँ आप लोग को, वो रूल आपको एकदम खोपड़ी में अपनी फिट करके रखना है। कहाँ पे खोपड़ी में फिट करके रखना है। क्या चीज़ है वो रूल, वो रूल ये है कि जैसा हम लोग ने डेरिवेटिव्स में चेन रूल पढ़े वैसे इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है। हाँ चेन रूल नहीं है, लेकिन चेन रूल के साथ उसका एक अलग से रूल है, वो हमको याद रखना है। वो रूल क्या है, इंटीग्रेशन का रूल क्या है पहला, कि जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करना है, और उसके अंदर अगर लीनियरली कोई चेंजेस है, लीनियरली अगर कोई चेंजेस है तो हम उसको अप्लाई करेंगे, और लीनियरली चेंजेस नहीं है तो हम उसके लिए मेथड दूसरे देखेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे अब x² हमने पढ़ा x⁻n+1/n+1 + c, ये आ गया। अब अगर हमारे पास में ये आता है कि ax + b का पावर n आ जाता है, ठीक है ना,
तब देखेंगे कि ये ax प्लस बी का पावर n है, यहाँ x था बेस में, यहाँ पे बेस ax प्लस बी हो गया, तो ये लीनियर फॉर्म है। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने क्या किया, मैंने डिरिवेटिव फॉर्मूला कॉपी कर दिया, x का पावर n था तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर दिया, लेकिन बेस यहाँ पर x था, यहाँ पर ax प्लस बी है। तो अगर मैं बेस को देखूं तो बेस का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है, a है। तो यहाँ a है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इंटीग्रेशन को a से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में मैं a लिखूंगा, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को a से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमेशा हमको याद रखना है। लेकिन अगर सपोज करो ये ऐसा आ गया कि x स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू n dx, अब ये क्या बता रहा है, ये लीनियरली चेंज नहीं है, लीनियरली चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x था लीनियर, ax हो गया लीनियर, लेकिन ये ax स्क्वायर हो गया, तो ये लीनियरली चेंज नहीं है। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, अब मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से नहीं लिख सकता इधर पे, अगर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, और अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर मेरे पास जैसे यहाँ था sin x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cos x था, ठीक है ना, तो अब सॉरी ये प्लस सी, तो अब अगर यहाँ पे मेरे पास में कोई दे देगा मुझको कि ये sin x की जगह पे 2x प्लस 3 है, तो ये एंगल x का लीनियर नहीं, मैं इसको 2x प्लस 3 देख रहा हूँ चेंज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मैं पूरे इंटीग्रेशन को क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा आ गया कि x स्क्वायर हो गया या x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ठीक है ना, अब ये लीनियरली चेंज नहीं है, तो अब मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, इसको कुछ ना कुछ टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन, दूसरे मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा, बट आई कांट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। समझ में आ गया, तो ये चीज रहेगी। वैसे इधर पे अगर a रेज़ टू x है तो a रेज़ टू x हम लोग ने पढ़ा a रेज़ टू x अपॉन log a होता है, लेकिन अगर इधर पे a रेज़ टू यहाँ पर भी आ गया ax प्लस b dx आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसा फॉर्मूला वैसा लिखूंगा, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ लीनियरली चेंज है, तो x का कोफिशिएंट इधर a दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, a से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लीनियर या क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ आ गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई। तो इंटीग्रेशन टोटली जो चैप्टर है ना, टाइप्स में डिपेंड करता है, कौन कौन सा टाइप है, किस तरह से टाइप है, कैसे सॉल्व करना है, तो वो डिपेंड करे कैसे, वो हम लोग को इधर भी देखना रहेगा। अगर लीनियरली चेंज है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी पढ़े ना वो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे, और लीनियरली चेंज नहीं है इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। अब क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में बनाना है, फिर सॉल्व करना है। यही इंटीग्रेशन का मेन बेसिक है, ठीक है। तो आज जो हम लोग ने पढ़े पूरा टोटल बेसिक पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस थिंग और व्हाट्सएप पे सेंड करो मेरे को, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 3.1, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।